दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं व्यवहार चिकित्सा पद्धति यानी कि बिहेवियर साइकोथेरेपी के बारे में। आप लोग जानते हैं कि इन दिनों पे मानसिक रोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में हम लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन सी विधियां हैं जिनके माध्यम से हम लोग मानसिक रोगों का इलाज कर सकते हैं। मानसिक रोगों के इलाज के लिए जहां एक तरफ साइकियाट्रिस्ट अपनी भूमिका निभा रहे हैं, वो आमतौर पे दवाइयों के माध्यम से रोगों का इलाज कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ मनोवैज्ञानिक भी अपनी भूमिका निभा रहे होते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों का विचार होता है कि हमारी बीमारियां होने के कारण हमारा मन होता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि बीमारियां होने का जो मानसिक रोग हैं, उनका होने का कारण हमारे सोचने का नजरिया है, हमारा सोचने का तरीका है। और कुछ मनोवैज्ञानिकों की एक ऐसी श्रेणी भी है जिनका विचार ये है कि जिस तरीके से हम अच्छी बुरी आदतों को सीखते हैं, उसी तरीके से हम बीमारियों को करना भी सीख लेते हैं। जो मनोवैज्ञानिक इस तरह की सोच रखते हैं, ऐसे मनोवैज्ञानिकों को हम व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक बोलते हैं। ये वही मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बिहेवियर थेरेपी का निर्माण किया, इजाद किया इसको। आज हम इसी थेरेपी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं व्यवहार चिकित्सा पद्धति की सभी टेक्निक्स के बारे में। और मैं अब आपको उदाहरणों के साथ बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से व्यवहार चिकित्सा पद्धति के माध्यम से हम विभिन्न मानसिक रोगों का इलाज कर सकते हैं। ना केवल हम मानसिक रोगों का इलाज कर सकते हैं, हम उनकी प्रिवेंशन भी कर सकते हैं, बल्कि हम इसके माध्यम से बहुत अच्छी आदतों को भी अपना सकते हैं। तो चलते हैं उन विधियों के बारे में जिनके माध्यम से हम व्यवहार चिकित्सा पद्धति को क्रियान्वित करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन के बारे में। मान लीजिए कि किसी के पास एक कुत्ता है और कुत्ते को वो बड़ा प्यार करता है और उसके मुंह में अक्सर अपना हाथ डाल देता है। जिन लोगों के पास पेट के रूप में डॉग्स होते हैं, वो अक्सर ऐसा करते रहते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को एक कुत्ता बार बार काट जाए, तो 2-4 बार कुत्ते के काट खाने के बाद हो सकता है कि उसे कुत्ते से डर लगना शुरू हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये डर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये मनोवैज्ञानिक एक रोग साइनोफोबिया के अंदर भी तब्दील हो सकता है, यानी कि कुत्तों से डर में भी तब्दील हो सकता है। जो व्यक्ति पहले कुत्ते को प्यार करता था, कुत्ते के मुंह में हाथ डालता था, वो कुत्तों के दांतों और उसके काटने के प्रति सेंसिटिव नहीं था। लेकिन जैसे ही एक कुत्ते ने उसे काटा और उस कुत्ते ने उसे दोबारा से काटा और तीसरी बार भी काटा, इस तरीके से उसके मन के अंदर कुत्ते के दांतों के प्रति, कुत्ते के काटने के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ गई। तो आप ये मान के चलिएगा कि जो लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं, आमतौर पे उनके मन में किसी ना किसी चीज के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। और सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन के माध्यम से हम उसी सेंसिटिविटी को कम करने का प्रयास करते हैं। यहां हम एक उदाहरण लेकर चलते हैं। थैनेटोफोबिया नामक एक रोग होता है, जिसमें कि आदमी को अपने आप मरने से डर लगने लग जाता है। उसे यह भय होने लग जाता है कि अगर वो मर गया तो क्या होगा। और उसके कारण वो थोड़ी सी भी समाचार पत्रों में, किसी मैगजीन में, टीवी पे कोई भी मरने से संबंधित कोई चीज देख ले, मरने से संबंधित कोई समाचार देख ले, तो उसके मन के अंदर भय बन जाता है और वो कांपने लग जाता है। उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है और उसका ब्लड प्रेशर भी प्रभावित होना शुरू हो जाता है और उसके हाथ पैर भी कांपने शुरू हो जाते हैं, उसको पसीना आना शुरू हो जाता है और उसका रंग पीला पड़ने लग जाता है। अगर किसी व्यक्ति को थैनेटोफोबिया है और हमने सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन के माध्यम से उसका इलाज करना है, तो हम बात करते हैं डिसेंसिटाइजेशन को समझाने के लिए कि किस तरीके से इस तरह के रोगी का हम इलाज करेंगे, ताकि आप लोगों को सही से समझ आ सके कि हम लोग बिहेवियर थेरेपी में सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन आखिर करते कैसे हैं। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन के 2 भाग हैं। पहला पायदान जो है, ये रिलैक्सेशन टेक्निक का है। सबसे पहले हमने व्यक्ति को रिलैक्स रहना सिखाना है। रिलैक्सेशन के लिए हमारे पास बहुत सारी विधियां हैं। हम लोग योगा के माध्यम से, इसी प्रकार से हम संगीत के माध्यम से, इमेजिनरी के माध्यम से, सांस के द्वारा, बहुत सारी विधियां हैं। लेकिन हम यहां पर एक आसान विधि लेके चलते हैं। व्यक्ति को हम एक आरामदायक जगह पे लिटाते हैं पीठ के बल, और उसको बोलते हैं कि अपने जो पेट है, अपनी नाभि जो है, नेवल प्लेस है, उसके ऊपर अपना हाथ रख ले। हाथ रखने के बाद उसे कहा जाता है कि जैसे जैसे सांस आ रहा हो, वो सांस को महसूस करे। उसको हम दरअसल ये समझाते हैं कि उसे ये समझना चाहिए कि उसके पेट के अंदर एक खास किस्म का एक गुब्बारा है,
जब भी वो सांस लेता है वो फूलता है, और जब वो सांस छोड़ता है तब वो गुब्बारा पिचक जाता है। इस तरीके से जब वो महसूस करने लगता है, थोड़ी देर के बाद उसको महसूस होने लगता है कि वो पेट से सांस ले रहा है। इसका बेसिक कारण क्या है कि हम ये मान के चलते हैं कि जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है, टेंशन में होता है, गुस्से में होता है, नफरत में होता है, तब वो आमतौर पे छाती से सांस ले रहा होता है। जब व्यक्ति बड़ा रिलैक्स्ड होता है, टेंशन में नहीं होता है, एंग्जाइटी में नहीं होता है, तब वो पेट से सांस ले रहा है। तो अगर हम किसी व्यक्ति को पेट से सांस लेना सिखा देते हैं, तो कुछ दिनों के बाद उसे रिलैक्स रहना आ जाता है। तो ये हमारा पहला एक कार्य है जो हमने सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में करना है। कई बार हमें ये करते करते 1-2 हफ्ते का समय भी खर्च हो जाता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि व्यक्ति पूरी तरह से अपने आप को रिलैक्स रहना सिखा ले। याद रखिएगा, जब व्यक्ति आरामदायक स्थिति में होता है तब उसमें टेंशन नहीं होती है, क्योंकि टेंशन और रिलैक्सेशन, these two processes of our body are antagonist to each other, एक दूसरे के विरुद्ध हैं। अगर व्यक्ति टेंशन में होगा तो उसकी बॉडी रिलैक्स नहीं रह सकती है, अगर उसकी बॉडी रिलैक्स है तो वो टेंशन में नहीं रह सकता है। ये हमारा पहला सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन का पहला पायदान है। जब एक बार व्यक्ति इस तरह की स्थिति में आ जाता है कि वो अपने आप को रिलैक्स करना सीख लेता है, तब हमारा आता है दूसरा पायदान। यहां पर हमने अब उस व्यक्ति को धीरे धीरे, जो उसका मौत से डर है, थैनेटोफोबिया, उस डर की तरफ उसको लेकर जाना है। लेकिन ये उसको डर की तरफ हमने बहुत धीरे से, आराम से लेकर जाना है। हर रोज लगभग 40 मिनट का एक सेशन होता है, और हफ्ते के अंदर 4 या 5 सेशन हम लोग उसके साथ कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम उसको धीरे धीरे उसके भय के पास लेकर जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ये उसका डर जो है, जो उसका भय है, उसके पास हम उसको एकदम नहीं लेकर जाते हैं, बड़ी सिस्टमेटिक वे से लेकर जाते हैं, हिरार्की के रूप में लेकर जाते हैं। ये हिरार्की हम कैसे बनाते हैं, ये देखिएगा कि सबसे पहले हम उसको इमेजिन करना सिखाते हैं कि भैया जब तुम आराम से लेटे हुए हो, बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं, बिल्कुल वो एक्सरसाइज कर चुका है, आराम से है, तब हम उसको सिखाते हैं आंखें बंद करके कि वो ये सोचे कि एक एम्बुलेंस है जिसका सायरन बज रहा है। ये पहले दिन की उसकी एक्सरसाइज है। और दूसरे दिन की एक्सरसाइज में उसको दिखाया जाता है कि एम्बुलेंस एक जगह पे जाके रुकती है जहां पर एक एक्सीडेंट हुआ है। तीसरी जो उसको हम इमेजिन करने के लिए बताते हैं, वो होता है कि वो सोचे कि इस समय किसी व्यक्ति का यहाँ पे दुर्घटना हो गई है, उस व्यक्ति को खून से लथपथ उस व्यक्ति को उठाकर एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है, और हॉस्पिटल ले जाकर डॉक्टर्स बता रहे हैं कि द पर्सन इज नो मोर, ये आदमी मर गया है, और फिर उसको एम्बुलेंस में डालकर उस व्यक्ति के घर पहुंचा रहे हैं। ये सारे के सारे भाग हम उसको कम से कम 1-2 महीने के अंदर धीरे धीरे उसके करीब लेकर आते हैं। और फिर जब कुछ दिनों में वो इन बातों के लिए अभ्यस्त हो जाता है, फिर उसे दिखाया जाता है कि ये जो एक्सीडेंट था, ये बेसिकली उसका खुद का एक्सीडेंट था, और उसको इमेजिन करवाना सिखाया जाता है कि ये जो एक्सीडेंट है, इस एक्सीडेंट में तुम थे, और तुम अपने आप को इस अवस्था में देखो कि जैसे कि तुम मर चुके हो। जब वो रिलैक्स्ड स्टेट में, बिल्कुल आराम से, बिना किसी तरीके की शरीर के अंदर ऐंठन के, तनाव के, जब वो आराम से इस दृश्य को देखता है, उसके दिल की धड़कन नहीं बढ़ती है, उसके सांस में परिवर्तन नहीं होता है, तो धीरे धीरे उसकी कंडीशनिंग होनी शुरू हो जाती है एक मौत वाले दृश्य की, दिल की नॉर्मल गतिविधियों के साथ। याद रखिएगा, पहले उसका जब थैनेटोफोबिया उसमें था, तब उसके साथ उसका रिश्ता बन गया था कि किसी भी मौत के दृश्य का और उसके तेज दिल की धड़कनों का एक आपस में रिश्ता बन गया था। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन के माध्यम से हमने उस रिश्ते को तोड़ना है, और मैंने आपको सिखाया कि किस तरीके से धीरे धीरे करके हम वो रिश्ता तोड़ सकते हैं। व्यवहार चिकित्सा पद्धति की जो दूसरी विधि अब मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं, इस टेक्निक का नाम है फ्लडिंग। फ्लडिंग टेक्निक और सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन लगभग एक जैसी है। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में जहां हम व्यक्ति को उसके भय से, उसके डर से, उसकी टेंशनों के पास बड़े आराम से धीरे धीरे लेकर जाते हैं, वहीं फ्लडिंग वाली टेक्निक में हम व्यक्ति को, अपने क्लाइंट को, रोगी को एकदम उसके पास लेकर जाते हैं, जिसके माध्यम से हम उसको अचानक ही वो स्टिमुलस देते हैं जिससे आमतौर पे उसको भय महसूस हो रहा होता है, और कुछ दिनों के अभ्यास के बाद उसके मन में उन चीजों के प्रति बिल्कुल डर बंद हो जाता है, क्योंकि जब वो इन चीजों के बारे में सोचता है
कब उसके दिल की धड़कन तेज नहीं होती है, उसका सांस ऊपर नीचे नहीं होता है, उसे घबराहट नहीं होती है। इस तरीके से वो अपने आप को एक नए तरीके से, एक नई आदत के मुताबिक जीना सीख लेता है। बिहेवियर थेरेपी की अगली विधि जो हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, इसे हम बोलते हैं टोकन इकोनॉमी। इसमें इस विधि का उपयोग हम स्कूल कॉलेजेस के हॉस्टल्स में भी करते हैं, जेल्स में भी इसका उपयोग होता है, मेंटल हॉस्पिटल्स में भी होता है, और आमतौर पे हम इसका उपयोग घरों के अंदर भी कर सकते हैं। टोकन इकोनॉमी का अभिप्राय यह है कि मान लीजिए कि जेल के अंदर कुछ कैदी रह गए हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनका व्यवहार बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, और हम चाहते हैं कि इनका व्यवहार एग्रेसिव ना हो। हम उसे समझाते हैं लेकिन उसे बात समझ नहीं आती है, तो हम आगे से उनके लिए एक योजना रख देते हैं कि अगर ये लोग अपना गुस्सा नहीं दिखाएंगे या तोड़फोड़ करने में ज्यादा आगे नहीं आएंगे, तो उसके बदले में हम इनको एक टोकन देंगे, और ये अगर ये 5 टोकन इकट्ठे कर लेंगे तो ये अपने घर पे उस टोकन को दिखाकर, 5 टोकन को दिखाकर जेल के अंदर से जो बाहर फोन करने की उनके पास सुविधा है, उसमें 1 घंटा इजाफा हो जाएगा। या हम उनको ये कह सकते हैं कि अगर इनके पास 10 टोकन इकट्ठे हो जाएंगे, तो 10 टोकन इकट्ठे होने के बाद वो अपना मनपसंद का बाहर के किसी भी रेस्टोरेंट से खाना मंगवा के खा सकते हैं। जब हम इस तरीके की सुविधाएं कैदियों को देते हैं, तो उनके मन के अंदर एक इनाम की भावना आ जाती है। उनको महसूस होता है कि अगर उन्होंने अच्छा व्यवहार किया तो उन्हें इनाम मिलेगा। जो टोकन उनको मिल रहे हैं, जो ये टोकन की अर्थव्यवस्था हम लागू कर कर रहे हैं, इसके परिणाम स्वरूप उनको एक फायदा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इस विधि का उपयोग हम हॉस्पिटल्स में भी होता है, स्कूलों में भी होता है, कॉलेजेस में भी होता है, हॉस्टल्स में भी होता है, इवन हम अपने घरों में भी कर सकते हैं। अपने बच्चों को हम कोई अच्छी आदतें सिखाने के लिए उनको कह सकते हैं कि अगर तुमने 5 दिन तक इस काम को किया और हर रोज तुम्हें एक टोकन दिया जाएगा, अगर 5 टोकन तुम्हारे पास इकट्ठे हो जाएंगे तो बदले में तुम्हें ये सुविधा दी जाएगी। तो टोकन इकोनॉमी के माध्यम से भी हम लोगों का बहुत व्यवहार को, जो उनका समायोजित व्यवहार है, वो पैदा कर सकते हैं। व्यवहार चिकित्सा पद्धति की जो अगली टेक्निक है, इसे हम बोलते हैं असर्टिवनेस ट्रेनिंग। दोस्तों, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो बहुत ही सबमिसिव होते हैं, जो अपने मन की बातें बोलने से बहुत घबराते हैं। अगर उन्हें किसी बात पे गुस्सा भी आ रहा होता है तो वो बिल्कुल उस गुस्से को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। दूसरे तरह के लोग वो होते हैं जिनको थोड़ी सी बात भी बोल दी जाए तो वो एकदम आग बबूले हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और फूंफारने लग जाते हैं। इसका अभिप्राय ये हुआ कि एक लोग वो होते हैं जो बहुत सबमिसिव होते हैं, एक लोग वो होते हैं बहुत अग्रेसिव होते हैं। लेकिन दोस्तों, जो लोग मनोवैज्ञानिक रूप से बिल्कुल शानदार और फिट होते हैं, उनको हम असर्टिव लोग बोलते हैं। असर्टिव लोग वो होते हैं जो अपने मन की बातें बोल सकते हैं, अपने दिल की बातें बोल सकते हैं, बिना घबराए बोल सकते हैं, बिना टेंशन के बोल सकते हैं। इस तरीके के लोगों को हम असर्टिव लोग बोलते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने यह देखा है कि जो लोग टेंशन के शिकार होते हैं, गुस्से के शिकार होते हैं, नफरत के शिकार होते हैं, या उनके अंदर किसी प्रकार की कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की संभावना होती है, आमतौर पे ये देखा गया है कि वो लोग असर्टिव नहीं होते हैं। या तो वो सबमिसिव होते हैं, बोलते नहीं हैं, अंदर अंदर सोचते रहते हैं, या वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, हर समय गुस्से में रहते हैं। जिस तरीके से हीरे के अंदर एक अच्छे हीरे की पहचान 3C से होती है, बिल्कुल वैसे ही असर्टिव लोगों के अंदर भी 3C होती है। उन लोगों के अंदर पहली चीज होती है कि वो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। नंबर 2, वो बड़े कंट्रोल्ड होते हैं, उनका अपने आप के ऊपर बड़ा नियंत्रण होता है। और तीसरी चीज, वो आमतौर पे बहुत ही क्लियर होते हैं। वो सामने वाले को, अगर उनको कोई चीज पसंद नहीं आई है, तो सामने वाले को वो बिल्कुल मैसेज सही ढंग से दे पाते हैं, कॉन्फिडेंटली दे पाते हैं, क्लियर होके दे पाते हैं, और बेहद कंट्रोल्ड सिचुएशन में अपने आप को बड़े कंट्रोल रखते हुए वो दे सकते हैं। व्यवहार चिकित्सा पद्धति में असर्टिवनेस का बड़ा महत्व है। जैसे ही हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसे किसी प्रकार का कोई मानसिक तनाव है, टेंशन है, स्ट्रेस है, या डिप्रेशन है, या गुस्सा है, नफरत है, एंजाइटी है, तो सबसे पहले हम आमतौर पर उसे असर्टिवनेस की ट्रेनिंग देते हैं। असर्टिवनेस की ट्रेनिंग के माध्यम से जब हम उसे बताते हैं कि अपने दिल की बातों को सही ढंग से सामने वाले के सामने प्रस्तुत करना कोई बुरी बात नहीं है, अपने अपने हकों के लिए खड़े होना कोई बुरी बात नहीं है, अपनी टेंशन के बारे में लोगों से बात करनी और उसके बारे में एक सही संकेत देना, इसमें भी कोई बुराई नहीं है।
जब हम लोगों को असर्टिवनेस सिखाते हैं तो साथ में हम उनको ये भी सिखाते हैं कि आप लोगों को ना बोलना भी आना चाहिए। इस दुनिया में बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी से इसलिए परेशान होते हैं कि वो नो नहीं बोल पाते हैं। जब भी कोई भी उनको कोई व्यक्ति काम बोलता है, वो चुपचाप उस काम को करने लग जाते हैं, हालांकि उनका उस काम को करने का मन नहीं होता है। इसके पीछे लॉजिक ये है, ये माना जाता है कि अगर मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे रेसिप्रोकल इनिबिशन काम करती है। ये देखा गया है कि या तो आप कॉन्फिडेंस में होंगे और या आप घबराहट में होंगे। अगर आप किसी जगह कॉन्फिडेंस में जाकर खड़े हो जाएंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट होगी, आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं होगी, कोई घबराहट नहीं होगी, कोई चिंता नहीं होगी, तो याद रखिएगा कि आपके मन के अंदर भी चिंता नहीं आ सकती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत अवस्थाएं हैं। दोस्तों, हमारी अगली विधि जो है ये मॉडलिंग है। मॉडलिंग एक ऐसी विधि है जिसके अंदर हम ये मान के चलते हैं कि लोग बहुत सारी चीजें देख के सीखते हैं, और ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम आमतौर पे जिंदगी में बहुत सारी अच्छी आदतें, बहुत सारी बुरी आदतें लोगों से देखकर सीखते हैं। अगर किसी व्यक्ति के मन के अंदर किसी चीज का भय है तो हम उसको उसी व्यक्ति से मिलवाते हैं जो उस तरह के कार्य करने वाले लोग होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को पायरोफोबिया है, आग से डर लगता है, तो हम उसे उस व्यक्ति से मिलवाते हैं जो आग से खेलता है। व्यवहार चिकित्सा पद्धति की अगली टेक्निक है एवर्जन थेरेपी। एवर्जन थेरेपी एक ऐसी विधि है जिसमें हम व्यक्ति को नेगेटिव रेनफोर्समेंट देकर, किसी प्रकार की सजा देकर उसके मन में जो आदतें हैं उनको हम बदलने की कोशिश करते हैं। कि अगर किसी व्यक्ति को, कोई बच्चे को या किसी व्यक्ति को कोई काम समझ नहीं आता है, तो आमतौर पे टीचर या अभिभावक अपने बच्चे को एक आध चांटा मार देते हैं। बेसिकली ये चांटा जो है ये एक सजा के रूप में होता है, एक अवर्जन है। इसी प्रकार से हम लोग बिहेवियर साइकोथेरेपी के अंदर भी हम एवर्जन टेक्निक का उपयोग आमतौर पे करते हैं। ऐसा भी किया जाता है कि जो लोग शराब पीने के आदी होते हैं, अगर वो शराब पीना नहीं छोड़ रहे हैं, तो हम एक विशेष प्रकार की दवाई, जिसका मैं यहाँ नाम लेना उचित नहीं समझता हूं, वो दवाई उनके खाने पीने में डाल दी जाती है। इस दवाई का ना कोई रंग होता है, ना रूप होता है, ना कोई टेस्ट होता है। जैसे ही वो व्यक्ति उसको, उस दवाई को खाने के बाद, जब कभी भी वो 24 घंटे के अंदर अंदर अगर वो शराब का सेवन करता है, तो उसके शरीर के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस हो जाते हैं, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, डायरिया हो जाता है, सांस में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो धीरे धीरे उसे यह समझाना शुरू हो जाता है कि अब मुझे शराब सूट नहीं कर रही है। इस तरीके की नेगेटिव रेनफोर्समेंट के माध्यम से व्यवहार चिकित्सा पद्धति में हम लोगों का इलाज भी करते हैं। नेगेटिव प्रैक्टिस भी एक टेक्निक है जो हम बिहेवियर थेरेपी में अपनाते हैं। ये बहुत ही आसान है, इसे कोई भी व्यक्ति अपने घर पे भी कर सकता है। मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को स्टेज से डर लगता है, स्टेज का फियर है उसके मन के अंदर, स्टेज पे जाकर वो कैसे हकलाता है, कैसे घबराता है, कैसे बोल नहीं पाता है, ये सारी की सारी एक्टिंग उसे करने के लिए कहा जाता है मिरर के सामने या मनोवैज्ञानिक के सामने। आमतौर पे ये देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति नेगेटिव प्रैक्टिस करता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने गुस्से पे नियंत्रण करना चाहता है, तो हम अक्सर उसको कहते हैं कि वो वहां पे साइकोथेरेपिस्ट के सामने वैसा ही गुस्सा, जैसे वो आमतौर पे उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है वो करके दिखा सकता है, उसको वैसा ही गुस्सा करने के लिए कहा जाता है। जब वो ऐसी स्थितियों में, जबकि गुस्सा करने की परिस्थितियां नहीं है, उन परिस्थितियों में भी जब वो गुस्सा करता है और उसके ऊपर अपना नियंत्रण समझता है, तो धीरे धीरे उसे गुस्से पे नियंत्रण करना आ जाता है। दोस्तों, बायोफीडबैक भी व्यवहार चिकित्सा पद्धति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक है। इसके अंदर हम व्यक्ति के ब्रेन वेव्स को मापने के लिए जो मशीन हम इस्तेमाल आमतौर पे करते हैं, ईईजी बोलते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। हार्ट बीट और हार्ट की वेव्स को मापने के लिए जिस मशीन का उपयोग होता है, उपकरण का उपयोग होता है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। और ये तमाम चीजें स्क्रीन पे उसको दिखाई जाती हैं और उस व्यक्ति को बताया जाता है कि ये तुम्हारी ब्रेन वेव्स हैं, ये तुम्हारी दिल की धड़कन है, ये तुम्हारी मसल्स की टेंशन है, ये तुम्हारे सांस की गति है। और फिर उसे कहा जाता है कि अब विभिन्न प्रकार के सोच के द्वारा अपने शरीर की आकृतियां बनाकर वो देखे कि किस तरीके की आकृति से, किस प्रकार की सोच से, किस प्रकार की शारीरिक अवस्था में उसकी किस तरीके की ब्रेन वेव्स काम कर रही हैं, हार्ट बीट कैसे काम कर रही है।
देखा यह गया है कि जब हम कुछ दिन तक व्यक्ति को ऐसी अवस्था में हर रोज सिखाते रहते हैं, तो कुछ दिनों के बाद उसे अपने शारीरिक अवस्थाओं पे नियंत्रण करना आ जाता है। अभी तक जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं, इन टेक्निक्स के माध्यम से हम लोग किसी भी मानसिक रोग का इलाज इन विधियों के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। व्यवहार चिकित्सा पद्धति की जो सबसे खास बात है कि इसके माध्यम से हम लोग ना केवल बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं, बल्कि हम उसकी जगह अच्छी आदतों को भी अपना सकते हैं और बहुत आसानी से अपना सकते हैं, और इन विधियों का प्रयोग हम अपने घरों में भी करके देख सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एक शानदार विधि है। इसके माध्यम से हम डिप्रेशन का, इसके माध्यम से ओसीडी का, इसके माध्यम से और फोबिया और एंजाइटी के डिसऑर्डर्स जितने भी हैं, उन तमाम चीजों का हम इसके माध्यम से इलाज कर सकते हैं। आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। अगले वीडियोस के अंदर मैं आपको कुछ और इसी प्रकार की मानसिक रोगों और उनके इलाजों के बारे में जानकारी देने वाला हूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो कृपया करके उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के ऊपर जरूर उसको दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो वो सीधी आप तक पहुंचे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।